गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आनंद अकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम शुरुआत करने जा रहे हैं अबाउट द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इट फर्स्ट मीटिंग ऑन December 9, 1946. The Muslim League boycotted the meeting and insisted on a separate state of Pakistan. The meeting was thus attended by only 211 members. Dr. Sachindanand Sinha, the old member, was elected as the temporary president of the assembly following the French practice. तो इसमें ये बताया गया है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग थी वो December 9, 1946 में कंडक्ट की गई। मींस कि हमारे जो इंडिपेंडेंस है उससे 8 मंथ पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो गया था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की मीटिंग भी शुरू होने जा रही थी एंड 1947 में हमारा देश जो है आज़ाद हुआ था। तो उससे पहले क्या क्या चीज़ें हुई, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर फर्स्ट मीटिंग जो है December 9, 1946 में कंडक्ट की गई, जिसमें कि मुस्लिम लीग जो थे, मुस्लिम पीपल्स जो थे, उन्होंने इस मीटिंग से बॉयकॉट किया था और उन्होंने कहा था कि उनको भी खुद का एक सेपरेट स्टेट्स चाहिए जैसे कि पाकिस्तान। तो ये बोल के वो वहाँ से चले गए। फिर हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मीटिंग कंडक्ट हुई थी उसमें सिर्फ 211 मेंबर्स ही बचे थे और उनमें से भी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वॉज द ओल्डेस्ट मेंबर। वो सबसे पुराने मेंबर थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के और उनको फ़्रेंच प्रैक्टिस भी थी क्योंकि वो बहुत साल फ्रांस में भी रहे थे, तो उनको फ़्रेंच भी आती थी। तो इसलिए भी उनको हमारे कंट्री का टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया गया। Then later, Dr. Rajendra Prasad was elected as the President of Assembly. Similarly, both H.C. Mukherjee and V.T. Krishna Ramchari were elected as the Vice President of the Assembly. In other words, the Assembly had two Vice Presidents. फिर कुछ सालों बाद इलेक्शन हुआ और इलेक्शन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट बने और H.C. मुखर्जी एंड V.T. कृष्ण रामचरी जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वाइस प्रेसिडेंट बने। एंड हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 2 वाइस प्रेसिडेंट्स थे, जो एक थे H.C. मुखर्जी एंड दूसरे थे V.T. कृष्ण रामचरी। देयर आर सम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। On December 13, 1946, Pandit Jawaharlal Nehru moved the historic objective resolution in the assembly. It laid down the fundamental and philosophy of the constitutional structure. The Constituent Assembly declares it firm and solemn resolve to proclaim India as an independent republic and to draw up for her future governance a constitution. तो इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो अब हमारी खुद की कंट्री है। अब इसमें कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन किसी भी अदर कंट्री का फॉलो नहीं किया जाएगा और जो भी गवर्नेंस है या जो भी चीज़ें गवर्न की जा रही है वो सभी चीज़ें हमारी कंट्री के लोग ही डिसाइड करेंगे कि क्या सही है या क्या गलत है। कोई भी अदर कंट्री के लोग इसको कंट्रोल नहीं करेंगे। नाउ पॉइंट नंबर 2, wherein the territories that now comprise the British India, the territories that now form the Indian states, and such other parts of India as are outside India, and the states as well as other territories as are willing to be constituted into the independent sovereign India, shall be union of them all. इसमें ये बताया गया है कि हमारी कंट्री के जो टेरिटरीज़ है, जो स्टेट्स है, जो जियोग्राफिकल एरियाज़ है, वो सभी जो है अब वो यूनियन है ऑफ देम ऑल, मतलब सभी के लिए एक जैसे है, सभी के लिए फ्री है एंड उसको कोई भी बाहर की कंट्री अब कंट्रोल नहीं कर सकती। वो हमारे इंडिया का भी एक हिस्सा है। सभी स्टेट्स, सभी टेरिटरीज़ जो है हमारे इंडिया के अंदर की, वो सिर्फ इंडिया के पीपल ही कंट्रोल करेंगे, कोई भी बाहर की कंट्री उसको कंट्रोल नहीं करेगी। नाउ पॉइंट नंबर 3, wherein the said territories, whether with their present boundaries or with such others as may be determined by the Constituent Assembly and thereafter according to the law of Constitution, shall possess and retain the status of autonomous units together with the residuary power and exercise all the powers and functions of the government and administration to save and accept such
powers function as are vested in or assigned to the union or as are inherent or implied in the union or resulting therefrom. तो इसमें ये बोला जा रहा है कि जो भी हमारी कंट्री की बाउंड्रीज़ में जो टेरिटरीज़ अलॉट हुई है या जो भी बाउंड्रीज़ के इनसाइड में जो भी स्टेट्स आ रहा है तो वो सभी अब से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंडर में आएंगे और उसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे लिया गया जो भी लॉ है, जो भी रूल्स फॉर्म किए गए हैं वो भी हम उसके ऊपर लागू करेंगे. The status of autonomous units together with residuary power and exercise all the powers and function of government and administration save and except the such power and function are vested in the assigned union. तो इसमें ये भी बोला गया है कि जो भी रेसिडुअरी या जो भी पावर कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे यूनियन ऑफ गवर्नमेंट को दी गई है तो वो किसी भी तरह से हमारे टेरिटरीज़ को और हमारे स्टेट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और वो चीज़ें जो है असाइन की गई है टू द यूनियन और एज आर इनहेरेंट और इम्पायर्ड बाय द यूनियन. और अगर वो कुछ नया शुरू कर रहे हैं या कुछ नए चेंजेस ला रहे हैं तो उसको भी यूनियन ऑफ गवर्नमेंट देखेंगे. नाउ पॉइंट नंबर 4, वेयर इन ऑल पावर एंड अथॉरिटी ऑफ द सोवरेन इंडिपेंडेंट इंडिया इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट एंड ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट आर डिराइव फ्रॉम द पीपल. कि जो भी पावर एंड अथॉरिटी है वो हमारे इंडिया जो है वो खुद फ्रेम करेगी. अब वो किसी और कंट्री के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगी, ना किसी और कंट्री का इंस्ट्रक्शंस जो है फॉलो करेगी. और जो हमारी गवर्नमेंट का जो पार्ट्स है, अलग अलग पार्ट्स है या जो ऑर्गन जिसको हम बोल सकते हैं, वो सभी चीज़ें डिराइव्ड होती है वहाँ के रहने वाले लोगों के कि वो कौन सी एरिया का गवर्नमेंट है, सेंट्रल है, स्टेट है. तो वो वहाँ के लोगों के ऊपर भी लागू होता है कि वो कौन से ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट है, सेंट्रल है, स्टेट है, ये सब चीज़ें. नाउ पॉइंट नंबर 5, wherein shall be guaranteed and secured to all the people of India justice, social, economic and political, equality of status of opportunity and before the law, freedom of thought, expression, belief, faith, worship, vocation, association and action subject to law and public morality. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी चीज़ें बताई गई है कि आफ्टर द इंडिपेंडेंट इंडिया, जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ तो बहुत सी चीज़ों के लिए हमें श्योरिटी मिली लगी, बहुत सी सिक्योरिटी दी गई. लाइक फॉर एग्जांपल ऑल द पीपल ऑफ इंडिया जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. कि हमारे जो भी इंडिया के लोग हैं उनको जस्टिस मिलेगा, मींस राइट चीज़ों के लिए उनको जस्टिस मिलेगा, सही और गलत के बीच में उनको फ़र्क बताया जाएगा. सोशली लोग आपस में जुड़े रहेंगे. इकोनॉमिकली जो है हमारी कंट्री में अच्छा मनी रेज होगा और पॉलिटिकली भी हम एक दूसरे के साथ मिले रहेंगे और अपनी कंट्री का वेलफेयर इंक्रीज़ करेंगे. ये कुछ चीज़ें हमें बताई गई. इक्वालिटी ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी मीन्स कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर आपके सामने आ रही है तो वो इक्वली सबके लिए रहेगी. ऐसा नहीं है कि लोअर क्लास को कम अपॉर्चुनिटी है या हायर क्लास को ज़्यादा है, तो ऐसा नहीं होगा. सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी. एंड बिफोर द लॉ, फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, वर्शिप, वोकेशन, एसोसिएशन एंड एक्शन सब्जेक्ट टू लॉ, पब्लिक मोरलिटी. तो हमारे लॉ बिफोर द लॉ मतलब लॉ बनने से पहले जो है हमारी कुछ चीज़ें जो हमें ऑलरेडी थी आफ्टर द इंडिपेंडेंट, वो क्या था? फ्रीडम ऑफ थॉट, कि आप कोई भी थॉट अपने माइंड में रख सकते हो, कोई भी एक्सप्रेशन लाइक गुस्सा, नाराज़, खुशी, हर तरह के एक्सप्रेशन को जाहिर कर सकते हो. कोई भी चीज़ों में बिलीफ रख सकते हो, फेथ रख सकते हो, ट्रस्ट कर सकते हो. किसी भी भगवान को पूज सकते हो, वर्शिप कर सकते हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो पंजाबी हो, हर एक गॉड को आप वर्शिप कर सकते हो. वोकेशन एंड एसोसिएशन मीन्स कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को आप फॉर्म कर सकते हो, चाहे वो एक स्कूल हो, चाहे वो एक हॉस्पिटल हो, चाहे वो एक कंपनी हो, ये सभी चीज़ें. एक्शन ऑफ सब्जेक्ट टू लॉ एंड पब्लिक मोरलिटी का मतलब होता है कि जो आपको जो भी एथिकल रूल्स एंड रेगुलेशन बताए गए हैं वो आपको सोसाइटी में फॉलो करने हैं. किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है, चाहे वो कोई एसेट है, चाहे वो कोई लोग है, चाहे वो कोई इंसान है या कोई भी चीज़ है. आपको उसको अच्छे से डील करना आना चाहिए क्योंकि वो हमारी कंट्री का एक पार्ट है. तो ये सब चीज़ें इसमें बताई है. नंबर 6, wherein adequate safeguards shall be provided for minorities, backward and tribal areas and depressed and other backward classes. तो आफ्टर द इंडिपेंडेंट ये एक चीज़ अच्छी हुई है कि हमारे जो लोअर क्लास के लोग हैं, जो माइनॉरिटीज़ है, जो छोटे बच्चे हैं, माइनर है, बिलो द एज ऑफ
12 माइनॉरिटी जो एज है और जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, जो लाइक विलेजेस में रहते हैं, ट्राइबल एरियाज़ के जो लोग हैं, उनको भी एक अच्छी सेफ गार्ड प्रोवाइड की। पॉइंट नंबर 7, वेयर शाल बी एंड मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द टेरिटरी ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स सोवरेन राइट ऑन लैंड, सी एंड एयर अकॉर्डिंग टू द जस्टिस एंड द लॉ ऑफ सिविलाइज्ड नेशन। तो इसमें ये बताया गया है कि एक इंटीग्रिटी ऑफ द टेरिटरी मीन्स कि जो भी ऑनेस्टी से आप डिसीजन लेते हो या जो भी चीज़ों के लिए आप लड़ रहे हो वो हमेशा सच्चाई पे होना चाहिए। एंड इट्स सोवरेन राइट ऑन लैंड, कि हमारी खुद की जो ज़मीन है, हमारी कंट्री की जो ज़मीन है, हमारी कंट्री का जो सी एरिया है और हमारी कंट्री का जो एयर एरिया है, अकॉर्डिंग टू जस्टिस एंड द लॉ ऑफ सिविलाइज नेशन, हम उस नेशन मतलब हमारे इंडिया के हम नागरिक हैं, तो उन सब पे हमारा अधिकार बनता है। भले ही कोई और बॉर्डर से या टेरिटरी से कोई और कंट्री जो है हमारी कंट्री का कुछ भी नुकसान कर रही है, कुछ भी कर रही है, तो हमारा वो राइट बनता है कि हम उसको प्रोटेक्ट करें और वहाँ पे सिक्योरिटी मेंटेन करें। ये सभी चीज़ें इसमें बोली गई है। पॉइंट नंबर 8, दिस एंशियंट लैंड अटेन्स इट्स राइटफुल एंड ऑनर्ड प्लेस इन द वर्ल्ड एंड मेक्स इट फुल एंड विलिंगली कॉन्ट्रीब्यूशन टू द प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस एंड वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। तो अब इसमें ये भी बोला गया है कि हमारे एंशियंट लैंड जो अटेंड किया इट्स राइटफुल एंड ऑनर्ड प्लेस इन द वर्ल्ड, कि हमारे जो एंशियंट लोग थे, जो पुराने ज़माने के जो लोग थे, उन्होंने लैंड को बहुत अच्छे तरीके से, सही तरीके से उसको यूज़ किया और आज हम खुद पे एक ऑनर्ड फील करते हैं कि ये हमारे वर्ल्ड का एक हिस्सा भी है। एंड मेक्स इट फुल एंड विलिंगली कॉन्ट्रीब्यूशन टू द प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड, कि हमारे वर्ल्ड को प्रमोट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हमारे इंडिया भी कहीं पीछे नहीं रहा। अकॉर्डिंग टू पीस, अकॉर्डिंग टू वेलफेयर, वो हर जगह आगे बढ़ा और हमारे पीपल्स ने उसमें बहुत ज़्यादा अपना साथ दिया। तो ये सभी चीज़ें इसमें बोली गई है। नाउ मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, चेंजेस बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट। तो हमारा देश आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 में। उसके बाद भी बहुत से चेंजेस हो रहे हैं इंडिपेंडेंस एक्ट को लेके। आइए देखते हैं क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि जो प्रिंसली स्टेट्स है, मतलब जो राजा महाराजाओं के जो स्टेट्स थे, जो हमारे इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे, अब धीरे धीरे वो भी लोग हमारे इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जुड़ने लगे। ऑन अप्रैल 28, 1947 में 6 स्टेट्स जो थे वो हमारे इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में पार्टिसिपेट किया उन्होंने। एंड आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ माउंटबेटन प्लान ऑफ जून 3, 1947 का जो माउंटबेटन का जो प्लान था वो हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने एक्सेप्ट किया कि जो हमारी कंट्री का पार्टीशन हुआ लाइक इंडिया और पाकिस्तान का, उसके बाद बहुत से ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में पार्ट ले रहे थे और अपनी सीट्स रिज़र्व कर रहे थे। तो ऐसे बहुत से मुस्लिम पीपल्स भी थे और ऐसे डोमिनियन इंडियन पीपल भी थे जो नहीं चाहते थे इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में पार्ट लेना। आफ्टर द इंडिपेंडेंस ये लोग भी इसमें जुड़ने लगे। ऐसे कुछ 3 इम्पॉर्टेंट चेंजेस है जो 1947 इंडिपेंडेंस एक्ट में हुए। आइए देखते हैं कौन से 3 इम्पॉर्टेंट चेंजेस हुए। इस पॉइंट में हमें ये बताया गया है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो फुल्ली जो है फ्रीडम बॉडी है, मीन्स सोवेरेन बॉडी है। उसमें हमें कोई भी चेंजेस कभी भी करने हो हम वो कर सकते हैं। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन इसमें हमें ऐड करना है या उसमें से निकाल देना है तो वो भी हम कर सकते हैं। द एक्ट ऑफ एम्पावर्ड असेंबली टू एब्रोगेट और एल्टर। एब्रोगेट मतलब कि कभी भी हम कोई कॉन्स्टिट्यूशन को रद्द करना चाहते हैं, निकाल देना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। और कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई चेंजेस हमें करने, मींस एल्टर मतलब चेंजेस, अगर हमें कोई भी लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करने हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। जो भी लॉ बनाए गए हमारे ब्रिटिश पार्लियामेंट में इन रिलेशन टू इंडिया को लेके, तो उसके अंदर भी हम बहुत कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट में हमें बताया गया है। पॉइंट नंबर 2, द असेंबली ऑल्सो बिकम अ लेजिस्लेटिव बॉडी। इन अदर वर्ड्स 2 सेपरेट फंक्शन वर असाइंड टू द असेंबली, दैट इज मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया एंड एनेक्टिंग ऑफ ऑर्डिनरी लॉज फॉर द कंट्री।
These two tasks were to be performed on a separate days. Thus, the Assembly became the first Parliament of Free India. Whenever the Assembly met as the constituent body, it was chaired by Dr. Rajendra Prasad, and when it met as a legislative body, it was chaired by G.V. Mavlankar. These two functions continued till November 26, 1949, when the task of making constitution was over. तो अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को भी एक लेजिस्लेटिव बॉडी में कन्वर्ट किया गया, जिसमें कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्म होते हैं उसके अंदर वो सभी को मानने पड़ेंगे। इन अदर वर्ड्स, इसमें 2 सेपरेट सेक्शन बनाए गए। अजाइन टू द असेंबली को ये अजाइन किया गया टू मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक फ्री इंडिया के फ्रेम में बनाए। एंड इनेक्टिंग एन ऑर्डिनरी लॉज, और जो भी लॉज एंड रूल्स है उसको भी एक अलग सेक्शन में डिराइव करें। दीज टू टास्क वर टू बी परफॉर्म्ड ऑन सेपरेट डेज, और ये दोनों ही टास्क जो है अलग अलग डेज में इसको परफॉर्म करेंगे। एक दिन आपका ऑर्डिनरी लॉज का होगा तो दूसरा दिन आपका होगा लाइक इनेक्टिंग ऑफ ऑर्डिनरी लॉज, और दूसरा आपका होगा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया, कि हमारे इंडिया को फ्री किस तरह से हम बना सकते हैं, किस किस सेक्शन में फ्री कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें। दस द असेंबली बिकम फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया, और इससे हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो फर्स्ट टाइम पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया के नाम से जानी गई। वेन एवर द असेंबली मेट एट द कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी, और जब जब ये असेंबली मिलती इस कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी के पास तो उसको चेयर किया गया, मतलब उसको एक खुशी से सराहा गया बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एंड व्हेन इट मीट टू द लेजिस्लेटिव बॉडी की जब बात आती है तो उसको चेयर किया गया बाय द G.V. मावलंकर। तो ये 2 फंक्शंस जो है वो हुए नवंबर 26, 1949, जब हमारा देश आज़ाद हो चुका था, और उसके बाद भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो काम है वो चल रहा था, तो उस समय ये सब चीज़। नाउ पॉइंट नंबर 3, द मुस्लिम लीग मेंबर्स hailing from the areas included in the Pakistan withdraw from the Constituent Assembly for India. Consequently, total strength of the assembly came down to 299 as against 389. Originally fixed in 1946 under the Cabinet Mission Plan, the strength of the Indian provision was reduced from 296 to 229, and those the princely state from 93 to 70. The state-wise membership of assembly on December 31st, 1947, it is shown in table 2.4. तो जो मुस्लिम लीग मेंबर्स थे जो बॉर्न हुए थे इंडिया में, या फिर जो बॉर्न हुए थे जिनका बॉर्न पाकिस्तान में हुआ था, तो वही लोग विड्रॉ कर रहे थे और वापस आना चाह रहे थे, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्ट लेना चाह रहे थे। कॉन्सिक्वेंटली जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हो रही थी तब हमारा स्ट्रेंथ 389 का था, और फिर वो अब का जो स्ट्रेंथ है अगर हम देखें तो अब वो स्ट्रेंथ था 299। तो इस तरह से अभी भी वो डाउन था। ओरिजिनली वो 389 था, फिक्स्ड इन 1946 में, जब कैबिनेट मिशन जो है हमारी कंट्री में आए थे, तब हमारा स्ट्रेंथ जो 389 था, जो अभी के स्ट्रेंथ से 299 मीन्स अभी भी कम है। द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन प्रोविंस वॉज रिड्यूस फ्रॉम 296 टू 229, और अब वो जो प्रिंसली स्टेट है जो वो चले गए थे, तो 296 से भी वो रिड्यूस होकर 229 हो गया था। And those princely state from 93 to 70, the state-wise membership of assembly as on December 31, 1947। तो ये भी आपको टेबल 24 में दिखाया गया है कि किस तरह से हमारा जो प्रिंसली स्टेट था वो पहले 93 था और अब 70 हो गया है। पहले हमारा जो प्रिंसली स्टेट था वो 296 था और अब 229 हो गया, तो इस तरह से रिड्यूस हो गया था हमारे मेंबर्स का, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्ट लेना रिड्यूस हो गया था। तो ये कुछ चेंजेस हमने देखे, ये कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हमने इसके अंदर पढ़ा अंडर द चेंजेस ऑफ इंडिपेंडेंस एक्ट। तो आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय, थैंक यू, सत श्री अकाल।